हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम न्यू लेक्चर लेके आए हैं। ये लेक्चर हमारे पिछले लेक्चर का ही कंटिन्यूशन होगी। तो पिछले लेक्चर में हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1853 तक पढ़ा। जो पिछला लेक्चर था हमारा वो था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर किस तरह से इवॉल्व हुआ। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पढ़ा, उसको हमने अच्छी तरह से उसको देखा, क्या क्या प्रोविजन थे उसके। अब देखिए उसके बाद होता क्या है, 1853 के बाद 1858 में एक नया एक्ट लाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब देखिए इस एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। 1857 में आप जानते हैं हमारे पूरे देश में एक रिवोल्ट होता है जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, और जिसको कुछ जो ब्रिटिश स्कॉलर्स थे, ऑथर्स थे, उन्होंने इसको सिपाही म्यूटनी कहा। उन्होंने कहा ये कुछ इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई नहीं है, कुछ रिबेल सिपाहियों ने यहाँ पे रिवोल्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। अब देखिए इसके कारण क्या थे, क्यों रिबेल किया। बड़े डिफरेंट कारण थे, जैसे हमारी सोशल स्ट्रक्चर में वो इंटरफेयर कर रहे थे, सोशल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जैसे सती प्रथा को डिस्ट्रॉय किया, इवन चाइल्ड मैरिजेस को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया, विडो री मैरिज को प्रमोट करना स्टार्ट किया, इवन हमारे रिलीजियस बिलीफ्स में उन्होंने इंटरफेयर करना स्टार्ट किया, एंड जो हमारे नेटिव रूलर्स थे उनको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया। जैसे आप जानते हैं सब्सिडरी अलाइंस हम पे इम्पोज किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उन्होंने हम पे इम्पोज किया, और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी एक तरह का मेजर रीज़न मान सकते हैं जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द जो रूलर्स थे वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बट जिसको हम मान सकते हैं कि सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से सारे लोग यहाँ पे आए, उसको वो था दैट इज़ हमारा जो पूरी सोसाइटी थी, सोसाइटी को ब्रिटिशर्स ने डिस्टर्ब किया। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, हमारे फार्मर्स को उन्होंने टोटली एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। हमारी जो हम पहले जो फूड क्रॉप्स ग्रो करते थे उन्होंने उसको कमर्शलाइज़ किया। कमर्शियल क्रॉप्स को जो मार्केट में इसकी वैल्यू है, जैसे शुगर केन, कॉटन, इनको ग्रो करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से फूड क्रॉप्स की कमी होना स्टार्ट हुई, फेमाइन्स आना स्टार्ट हुए। हमारी पूरा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था पूरा डी इंडस्ट्रियलाइज किया इन्होंने, ख़त्म किया, अपनी मॉडर्न इंडस्ट्रीज यहाँ पे लाई, और उसमें भी हमारे लोगों को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ। सबसे बड़ा कारण था, जैसे हम सब जानते हैं, एनफील्ड राइफल जो उन्होंने लाई। एनफील्ड राइफल में जो बारूद भरा जाता था वो एक कार्ट्रिज में दिया जाता था, और वो कार्ट्रिज सपोज उसको माना जाता था कि वो काऊ और पिग फैट से बनी हुई कार्ट्रिज थी, जिसको मुंह से तोड़ना पड़ता था सिपाहीज़ को। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके सिपाहीज़ में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, तो इनको लगा कि ये हमारे रिलीजियस बिलीफ्स के अगेंस्ट है। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो मेरठ में सिपाही थे, ठीक है, उन्होंने इसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया। सबसे पहले रिवोल्ट किया बैरकपुर में एक सिपाही था, दैट इज़ मंगल पांडे। तो उसके बाद ये जो रिवोल्ट है ये हर जगह फैलना स्टार्ट हुआ, तो सिपाहीज़ ने यहाँ पे म्यूटनी की, और उन्होंने बाद में इसको पूरे देश में फैला दिया। यहाँ पे देश में फैलाने का मेरा मतलब है इट वॉज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टूवर्ड्स इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। देश का मेजर पोर्शन साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, इवन पंजाब एंड जम्मू कश्मीर, दे वर अनअफेक्टेड फ्रॉम दिस रिवोल्ट। तो देखिए इस रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की वीकनेस ही सामने आई। ये सबसे बड़ा सेटबैक था ब्रिटिशर्स के लिए कि वो इंडियंस को दबा के यहाँ पे रूल नहीं कर सकते। अगर ऐसा फिर से कोई रिवोल्ट होता है तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स का रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखिए ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज ये उनकी जो क्राउन था उसकी, अगर उनका हम बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में कंट्रोल किया है, रूल किया है, उनका अगर हम पूरी दुनिया को उनका एक क्राउन मान लें तो ये सबसे प्रेशियस ज्वेल था उनका, सबसे प्रेशियस हीरा था उनके क्राउन का, तो वो इसको किसी भी हालत में लूज़ नहीं करना चाहते थे। तो इसी चीज़ को देखते हुए इंडियंस में जो डिसेंट क्रिएट हो रहा है, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 लाया। इस एक्ट को एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है सब पूरी ख़त्म की। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अबॉलिश कर दिया गया। उसकी जितनी भी पावर्स हैं, जो गवर्नमेंट की पावर उसके पास हैं, जो टेरिटरी उसके पास है, जो रेवेन्यू उसके पास है, सब ब्रिटिश क्राउन को हैंड ओवर कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन मीन्स वहाँ के राजा या महारानी जो थे, अब उन्हीं के नाम पे इस देश को चलाया जाएगा। अब देखिए इस एक्ट के कुछ फीचर्स थे। अब देखिए फीचर्स क्या थे। अब इसमें कहा गया कि जो ये अब ये देश है, इंडिया है, अब इसको गवर्न किया जाएगा किसके नाम पे, ब्रिटिश क्राउन के नाम पे गवर्न किया जाएगा। और इस एक्ट के अंदर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल था, इसको फिर से रीडेजिग्नेट किया गया इनटू दी वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब जो गवर्नर जनरल होंगे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया कहलाए जाएंगे, और ये जो वाइसरॉय होंगे, ये वाइसरॉय डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होंगे, अपने सारे काम का लेखा जोखा ये ब्रिटिश क्राउन को देंगे अब। और इसमें सबसे पहले वाइसरॉय बनते हैं हमारे देश के, दैट इज़ द लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ
इंडिया। आप जानते हैं, मैंने आपको पीछे बताया पिछले लेक्चर्स में कि यहाँ पे हमारी कंट्री में ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया गया था। ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश किया गया था फॉर रिफॉर्मिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस एक्ट के थ्रू इस सिस्टम को भी अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ये ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम को एंड कर दिया गया कि अब ना ही कोई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होंगे, ना ही कोई बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा। अब इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, इंडिया को एडमिनिस्टर करने के लिए इन्होंने एक न्यू ऑफिस क्रिएट किया और वो न्यू ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक पर्टिकुलर जो आदमी होंगे जिनको पावर दी जाएगी, कंप्लीट अथॉरिटी और कंट्रोल दिया जाएगा इंडिया को चलाने का। ये इनको पावर दी गई थी कि अब आप इंडिया को चलाएंगे ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे ये ब्रिटिश कैबिनेट के कोई मेंबर होंगे और ये अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होंगे टुवर्ड्स द ब्रिटिश पार्लियामेंट। मींस जो भी काम करेंगे ये, अब देखिए ब्रिटिश क्राउन तो हमें डायरेक्टली एडमिनिस्टर नहीं करेगा, वहाँ की गवर्नमेंट करेगी, वहाँ की पार्लियामेंट करेगी। तो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ये ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होंगे और हमारे देश में, इंडिया में ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से एडमिनिस्टर कर रहे हैं, अपने सारे कामों का लेखा जोखा ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को देंगे। मीन्स दे वर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू दी ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब एक आदमी तो इतने बड़े देश को चला नहीं सकता, तो उनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर काउंसिल बनाएगी, ठीक है। और जो ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल। अब देखिए जो काउंसिल थी, ये काउंसिल एक सिर्फ एडवाइजरी बॉडी थी, एडवाइस देने के लिए, ठीक है, एडवाइस देने के लिए ये बॉडी थी। और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो मेन मकसद था कि जो गलतियां ईस्ट इंडिया कंपनी ने की वो गलतियां फिर से ना दोहराई जाएं और जिसकी वजह से फिर से 1857 जैसा रिवॉल्ट ना ही उनको फेस करना पड़े। ये जो भी एक्ट लाया गया इसका मेन मकसद था जो कोर एडमिनिस्ट्रेशन थी जिससे वो इंडिया को सुपरवाइज और कंट्रोल कर रहे थे उसको इम्प्रूव किया जा सके। इस एक्ट के थ्रू वो चाहते थे कि वो इंडिया को एक बेटर एडमिनिस्टर कर सकें, इंडिया के जो नेटिव रूलर थे उनको भी साथ में लेके आएँ और जिसकी वजह से 1857 जैसा फिर से कोई रिवॉल्ट ना हो सके। इन्होंने एक पैरामाउंटेसी वाला भी कॉन्सेप्ट लाया। पैरामाउंटेसी मीन्स अब इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ख़त्म किया, सब्सिडरी अलायंस को ख़त्म किया। इन्होंने कहा कि अब जो भी रूलर होगा वो इंग्लैंड का फ्रेंड होगा, ही हैज़ टू वर्क अंडर दी ब्रिटिश क्राउन। मीन्स उनके ऊपर एक ही हेड होगा, दैट इज द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। तो दे मेड ऑल द इंडियन नेटिव रूलर्स एज देयर फ्रेंड, एज देयर पार्टनर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये एक्ट क्लियर हुआ होगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि इस एक्ट के थ्रू कि जिस तरह से हमारा देश चल रहा था उसमें उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं लाए गए। जो जैसे पहले देश चल रहा था इसमें भी वैसे ही चलाने की कोशिश की गई। अब देखिए नेक्स्ट एक्ट है, दैट इज़ द एक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। देखिए पहले आप देख सकते हैं पहले चार्टर एक्ट होते थे, मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया हुआ था, उसी की बेसिस पे उसको चार्टर एक्ट कहा जाता था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को ख़त्म किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश किया। अब जो सारे एक्ट बनाए जा रहे थे डैट इज़ थ्रू दी इंडियन काउंसिल एक्ट, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट बना रही थी। अब देखिए 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को बड़ी ज़्यादा ये ज़रूरत महसूस हुई कि हाँ उनको इस देश को अगर चलाना है तो उनको इंडियंस को अपने साथ लेके जाना पड़ेगा, इंडियंस की कोऑपरेशन चाहिए होगी। तो इसी चीज़ को कि इंडियंस को अपने साथ एसोसिएट कर सकें, इस एसोसिएशन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 3 एक्ट बनाए, जिसमें से एक एक्ट ये भी है 1861, 1892 दूसरा एक्ट था और 1909 ये तीसरा एक्ट था। इन 3 एक्ट्स के थ्रू ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो इंडियंस को अपने साथ एसोसिएट कर सकें। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो एक्ट है ये इंडिया के इतिहास में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके कुछ फीचर्स हैं। अब देखिए
पहले इंडियंस रिप्रेजेंटेटेड नहीं थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल कर रही थी। इस एक्ट के थ्रू लोकल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट भी सामने लाया कि अब इंडियंस भी उनके लिए जो लॉ बनाए जा रहे हैं उस लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके लिए जो वॉइस रॉय हैं, जो क्राउन के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं, वॉइस रॉय को पावर दी कि वो कुछ इंडियंस को अपनी एक्सपेंडेड काउंसिल में, जो गवर्निंग काउंसिल थी उस एक्सपेंडेड काउंसिल में इंडियंस को नॉमिनेट कर सकें एज एन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। देखिए जो काउंसिल थी, काउंसिल में कुछ ऑफिशियल मेंबर्स थे जिनके पास ज़्यादा पावर थी, और बाद में एक कॉन्सेप्ट लाया गया नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जिनके पास कम पावर थी। ठीक है, इन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में इंडियंस को इंक्लूड किया गया ताकि वो इंडियंस को अपने साथ एसोसिएट कर सकें। तो 1862 में उस टाइम के जो वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे, दैट इज लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया। और ये 3 इंडियंस कौन थे? दैट इज राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला के महाराजा, और याद रखिएगा सर दिनकर राव। ये 3 इंडियंस थे जिनको लॉर्ड कैनिंग ने, जब लोकल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट सामने आया तो लॉर्ड कैनिंग ने अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन 3 इंडियंस को, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, इनको अपनी काउंसिल में एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर अपॉइंट किया, नॉमिनेट किया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ये फीचर्स आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। आपको मैंने चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में बताया था मैंने आपको कि ब्रिटिशर्स ने चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया? सेंट्रलाइजेशन में, हर पावर को अपने हाथों में लेने की कोशिश की। बट उस पावर को हाथ में लेने का नतीजा क्या था? 1857 में रिवोल्ट हुआ। सारी वो बेसिकली होता क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन का मेन मकसद होता क्या है कि देखिए डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से लोकल रिप्रेजेंटेशन हो, लोकल लीडर्स के पास पावर हो, और वो लोकल लीडर अपने अपने एरिया की पॉपुलेशन के साथ ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं, उनके ग्रीवांसेस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक ही आदमी के पास पावर हो और वो पूरे देश को एडमिनिस्टर कर रहा है तो बड़ा ही मुश्किल होगा कि वो हर किसी के ग्रीवांसेस को हर किसी के साथ इतने अच्छी तरह से कनेक्ट हो सके। ऐसा ही हुआ 1857 से पहले। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ये जो सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, इसके ड्रॉबैक सामने आए। तो इस एक्ट के थ्रू, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू, ब्रिटिशर्स ने फिर से डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को इनिशिएट किया। आप जानते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू जो हमारी बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज थी, इनसे उनकी लॉ मेकिंग पावर छीन ली गई। तब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वो पावर दे दी गई। तो इसके थ्रू हुआ क्या, जो मद्रास और बॉम्बे थे उनसे हर पावर छीन ली गई थी। दे वर जस्ट हम कह सकते हैं वो एज ए साइड किक का काम कर रहे थे सिर्फ गवर्नर जनरल के लिए। बट इस एक्ट के थ्रू उनको फिर से पावर दी गई कि वो अपने प्रेसिडेंसीज के लिए लॉ बना सकते हैं। मींस जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी स्टार्ट हुई थी 1773 में, इस एक्ट के थ्रू उसको रिवर्स करने की कोशिश की गई। तो ये जो पॉलिसी थी कि लॉ मेकिंग पावर जो डिवॉल्व की गई, जो वापस दी गई, ठीक है, ये सबसे पहले सामने हुई आई, दैट इज इन 1937। 1937 में प्रोविंसेस में इलेक्शन हुई, तो प्रोविंसेस को अपने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो सब्जेक्ट्स थे उन पे लॉ बनाने की पूरी पावर दी गई। तो ये जो 1937 में जो रिफ्लेक्ट हुआ आपको, दैट वाज द रिजल्ट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब देखिए नेक्स्ट प्रोविजन क्या है। इस एक्ट के अंदर 3 और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई, 3 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। बंगाल के लिए 1862 में, बंगाल के लिए 1862 में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के लिए 1886 में बनाई गई लेजिस्लेटिव काउंसिल कि वो भी अपने एरिया के लिए लॉ बना सकें। एंड जो पंजाब था, पंजाब के लिए भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी, दैट इज इन 1897।
मीन्स पावर को इन्होंने डिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। लॉ मेकिंग पावर हर पर्टिकुलर प्रोविंस को देना इन्होंने स्टार्ट किया, ताकि देश को अच्छी तरह से लोकल प्रॉब्लम्स क्या हैं उनको अच्छी तरह से सॉल्व किया जा सके, टैकल किया जा सके। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू वाइसरॉय को पावर दी गई कि वो किस तरह से देश को चलाना है। ठीक है, जो वाइसरॉय की गवर्निंग काउंसिल है वो किस तरह से काम करे, ठीक है, अच्छी तरह से काम करे, देश को चलाने का काम ढंग से करे। उसके लिए वाइसरॉय को भी पावर दे दी गई कि वो कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के लिए कि काउंसिल किस तरह से काम करेगी, ठीक है, क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी, कि वो उसके लिए रूल्स एंड ऑर्डर्स भी बनाने की पावर वाइसरॉय को दे दी गई। और यहाँ पे एक और प्रोविजन लाया गया इस एक्ट में, दैट इज़ जो वाइसरॉय थे उनको ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दी गई। अब देखिए, जो आज आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आज जो आप देख रहे हैं कि हमारे जो लॉ हैं, लॉ कौन बनाती है, या तो हमारी पार्लियामेंट बनाती है या हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज लॉ बनाती हैं। अब ये लॉ बनाते हैं दोनों, अगर एक हाउस होगा तो एक हाउस बनाएगा, ठीक है, पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, दोनों हाउस के होने से ही लॉ बनेगा। अगर दोनों हाउस नहीं है तो कभी लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ जाए तो उस केस में आप जानते हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर आती है अंडर आर्टिकल 123 कि वो उस इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए लॉ बनाए। उस लॉ मेकिंग पावर को बोला जाता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। और हमारी स्टेट में भी ऐसा ही है कि असेंबली अगर सेशन में नहीं है तो गवर्नर भी अंडर आर्टिकल 213 लॉ बना सकते हैं टू टैकल सच इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये जो पावर आज आप देख रहे हैं ये आई कहाँ से? ये पावर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में ही रिफ्लेक्ट होती है। वाइसरॉय को एम्पावर किया गया कि वो ऑर्डिनेंस बना सकें। जब वाइसरॉय ऑर्डिनेंस बना सके, इवन उनको काउंसिल से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मींस बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के परमिशन के बिना वो वाइसरॉय ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं टू टैकल एनी इमरजेंसी सिचुएशन। और इस ऑर्डिनेंस की जो पावर होगी वो 6 मंथ्स होगी। ये आज के हमारे गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास जो आर्टिकल 123 फॉर प्रेसिडेंट एंड 213 फॉर गवर्नर, वैसी ही पावर उस टाइम पे इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू वाइसरॉय को दी गई। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और इस ऑर्डिनेंस की लाइफ भी 6 मंथ ही है, जैसे आज हमारे ऑर्डिनेंस की लाइफ रहती है। और नेक्स्ट एक्ट है दैट इज द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया? देखिए, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो स्ट्रेंथ थी, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को एसोसिएट करने की पावर दी गई वाइसरॉय को, ठीक है। इसके थ्रू जो एडिशनल मेंबर नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनके साइज को और उनके जो पावर थी उस पावर को एनलार्ज किया गया। देखिए, ये नॉन ऑफिशियल मेंबर ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में, इवन सेंट्रल काउंसिल में, इवन प्रोविंशियल काउंसिल में भी इन नॉन ऑफिशियल मेंबर की जो स्ट्रेंथ थी और जो फंक्शन थे इनको एनलार्ज कर दिया गया। इवन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उस टाइम पे, उनके फंक्शंस को भी इंक्रीज किया गया। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उनके पास पावर दे दी गई थी कि वो जो बजट है उस बजट को डिस्कस कर सकें, इवन जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछ सकें, उनको अकाउंटेबल ठहरा सकें। दिस वॉज व्हाट हैपेंड इन दिस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1892 का, इसने एक तरह से हम बोलें इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया इन इंडियन इलेक्शंस, इन इंडियन सिस्टम। एक तरह का इनडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, इनडायरेक्ट प्रोविजन इलेक्शन का इंट्रोड्यूस किया, जिसके थ्रू कुछ नॉन ऑफिशियल जो सीट हैं सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किस तरह से कुछ पर्टिकुलर इलेक्शन प्रोसीजर, लिमिटेड इलेक्शन
प्रोसीजर का इस्तेमाल करके नॉन ऑफिशियल मेंबर की जो सीट्स हैं उनको फिल किया जाएगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा, मैं अभी भी आपको क्लियर कर दूं, इनडायरेक्ट तरीके से इन्होंने इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया, बट इलेक्शन वर्ड का इस्तेमाल, इलेक्शन वर्ड का इस्तेमाल इस काउंसिल एक्ट में नहीं किया गया था। ये जो भी मैं आपको बोल रहा हूं कि इस एक्ट ने लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया कि कुछ नॉन ऑफिशियल सीट्स को भरने के लिए, ये इसमें से इनहेरेंट हम एज्यूम कर रहे हैं, बट इलेक्शन वर्ड का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया था इस एक्ट में। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इस तरह से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व करता रहा। अभी इसके बाद हम आपको इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 हम पढ़ाएंगे, देन आपको 1919 करवाना है और 1935 करवाएंगे, एंड लास्ट जिसमें आपको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 कराएंगे। तो इसके थ्रू ही, इन सब लेक्चर्स के थ्रू आपको ये क्लियर हो जाएगा किस तरह से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी से पहले, अपना बनने से पहले किस तरह से इवॉल्व हुआ। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।